डोमेस्टिक के अंदर एम्पायर्स भी बहुत फेवर करते हैं। फेवरिज्म ये होता है कि इस प्लेयर को हमने रन कराना है, इसको आउट देना है। यहाँ पे जो नुक्ता है ना मेन इस बात का, वो ये है कि हमारे यहाँ जो अंपायरिंग स्टैंडर्ड है वो विद टाइम इम्प्रूव नहीं हुआ। स्पिनर्स है इसमें सारे एजेड कैसे अपना डेब्यू कर रहे हैं और 32 साल की उम्र में अपना डेब्यू स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्यों? ये जो आवाज़ उठती है ना ये वाली, ये किसी एक सर्टेन कॉर्नर की उठती है, और वो सर्टेन कॉर्नर वो है जो खुद ये सब कर चुका हुआ है। तो इसमें मैं डेफिनेटली ओपनली बात करूँ तो मिसबाह उल हक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ज़्यादातर ग्राइंड होकर जो लड़के अब आ रहे हैं वो सिर्फ स्पिनर ही आ रहे हैं, ना आपका कोई फास्ट बॉलर ग्राइंड होके आ रहा है, ना आपका कोई बैट्समैन ग्राइंड होके आ रहा है। अगर रीसेंट एग्जाम्पल आपके पास कोई ग्राइंड होके आने की तो वो साहबजादा फरहान की है। रीसेंट एग्जाम्पल आपके सामने बाबर आजम की है, उसको वो सारा मीडिया बोल बोल के थक गया कि भाई कायद आजम खेलो जाके। जिनकी भी वो एडवाइजर ले रहा है वो उसको रॉन्ग फीडबैक कर रहे हैं, और उनकी रॉन्ग फीडबैक की वजह से उसका करियर इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट बजाय ऊपर जाने के नीचे ही जाती जा रही है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्रिकेट को तबाह कौन कर रहे हैं? आपके क्रिकेट चलाने वाले फॉर्मर क्रिकेटर्स ही कर रहे हैं। जो वर्ल्ड क्रिकेट को हम देखते हैं ना कि जो लेगेसी कोई लेजेंड्स छोड़ के जाते हैं, अगले वालों को उससे आगे क्रिकेट लेके जानी होती है या उससे आगे उस स्पोर्ट्स को लेके जाना होता है। हमारे लेजेंड्स जो लेगेसीज पीछे छोड़ के गए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे बाद के या एरा के लड़के उस लेगेसी को लेके नहीं गए। अब ये जो कप्तान ओडीआई का बनाया है, ये आपके ख्याल में सही है? आपको याद होगा लोगों ने मीडिया में ये बात हाईलाइट की थी कि एक टाइम आएगा पाकिस्तान के 3 फॉर्मेट्स के 3 कप्तान होंगे। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सक्सेसफुल हो गया तो आपके 3 कप्तान चलते रहेंगे, वरना अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपके 3-4 ग्रुप्स जो है ना वो आपके सारे फॉर्मेट्स का जो है ना वो प्रॉब्लम खड़ी देगी। क्रिकेट चाहे 90s की हो या 2025 की हो, क्राइटेरिया सेम है, पाकिस्तान का माहौल सेम है। क्रिकेट में जो तरक्की करते हैं वो यसमैन होते हैं, और आज भी उन क्रिकेटर्स को बहुत अच्छे से याद किया जाता है जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, बट वो गलत एरा में पैदा हुए या उनको प्रॉपरली मौका नहीं दिया गया। उसी एरा से आज हमारे पास ऐसे क्रिकेटर है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका नाम है फैसल इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। अपने मसरूफ टाइम में से आपने टाइम निकाला। जैसा मैं कह रहा था कि बहुत सारे यसमैन होते हैं जो बहुत तरक्की करते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें समझ होती है, जिनको बहुत अच्छी जानकारी होती है, रिसर्च होती है और स्किल्स होती हैं, वो थोड़ा ज़रा मुश्किल से यस करते हैं, और अपनी लॉजिक्स होती हैं उनकी अपनी ईगो होती है, उनका अपना ऑरा होता है। मेरे ख्याल से आप भी उन्हीं में से हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेसिव बात है कि 10,000 रन फर्स्ट क्लास में करना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ज़माने में, इट वॉज़न्ट एन ईजी गेम, और आपने माशाल्लाह किया। और दूसरा डिसएडवांटेज आपके साथ मैं ये समझता हूँ ऐसा रहा कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे, इंजमाम, यूसुफ, एजाज अहमद, वसीम अकरम, इनके साथ आप बहुत ही जूनियर टीम के अंदर थे, तो उसके साथ सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। तो आप बताएं उस एरा में आपने जो सर्वाइव किया वो कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था? फिर हम आगे बातें करेंगे दूसरी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। रन्स की आप बात कर रहे थे, तो रन्स माशाल्लाह तकरीबन 13,000 के करीब फर्स्ट क्लास के हैं। फिर सारे मिला मुलू के माशाल्लाह तकरीबन 21,000 के करीब रन्स बनते हैं सारे फॉर्मेट में। तो एक काफ़ी तवील अरसा रहा है माशाल्लाह प्रोफेशनल क्रिकेट का। और एरा की जो आपने बात की, ऑब्वियसली हम लोग उस एरा के अंदर आए थे जिस वक्त जो हमारे 90s के, जो आप अक्सर सुनते हैं ना वर्ड 90s वाले, हमारे 90s वाले जो है वो रिटायर होके जा रहे थे। तो हम नॉर्मली हमें मिलेनियल बॉयज कहा जाता है, तो हम 2001 ऑनवर्ड्स डेब्यूज, लेट 90s में आप अर्ली 2000 वाले। 2000 में मेरा ओडीआई डेब्यू हुआ, 2001 में मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ। तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स हमारी क्रिकेट स्टार्ट हुई, और ये सब अपने अपने ट्वाइलाइट्स में क्रिकेट खेल रहे थे जो हमारे 92 के हीरोज रहे। काफ़ी कुछ उनको देख के सीखने को मिला। ऑब्वियसली हम लोग लकी थे, हमें अंडर 15 वर्ल्ड कप और अंडर 19 वर्ल्ड कप मिला था, खेलने को मिला, और हमारे एरा से ही वो स्टार्ट हुआ था अंडर 15 वर्ल्ड कप। तो ये जो हमारा बैच आया था अंडर 15 का, उसी ने 7-8 लड़कों ने हमने काफी हद तक एंड तक क्रिकेट खेली। आपके साथ और कौन कौन थे वो बताएं ताकि रिवाइव हो जाए। मैं कैप्टन था उसका, मेरे साथ शुएब मलिक थे, कामरान अकमल थे, यासिर अरफात थे, हसन रजा थे,
और तौफीक उमर थे, और काफ़ी लंबी इमरान कादिर, बाजिद खान, तो एक हमारी काफ़ी लंबी सारे टेस्ट और ये सारे 7-8 बहुत अच्छी टीम होगी आपकी। और हमने वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया के अगेंस्ट लॉर्ड्स में खेला था 13-14 साल की एज में। तो वो जो हमें एक लॉन्च पैड मिला था हमारी साइड से भी और इंडिया और दूसरे मुल्कों की साइड से भी, उनके यहाँ भी मोहम्मद कैफ और युवराज, ये सारे लड़के उसी उससे आए थे। तो अंडर 15 वर्ल्ड कप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उन दिनों, और ये एक फर्स्ट टाइम एक वर्ल्ड कप का कॉन्सेप्ट आया था जिसको एक आप समझ ले यूनिक चीज समझा जा रहा था। कुछ लोग उसको सीरियस ले रहे थे, कुछ बोर्ड्स उनको सीरियस नहीं ले रहे थे। आई थिंक उसका हमें हमारे एरा से फायदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कोई क्रिकेट के ऐसे डायनामिक्स नहीं है जिसकी बेस जो है वो इतनी मजबूत हो, जिसके ऊपर क्रिकेट चल रही हो। तो जो भी चीज आती है जो है ना, वो एकदम से अपना एक यूनिक माहौल बना लेती है। ये सारी पढ़ी लिखी ब्रीड थी, और जो बाद में जाके बड़ी वर्सटाइल क्रिकेटर्स निकले, और उनको सेंस था बात करने का। बिल्कुल। और बाजिद तो अभी इस वक्त इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें ये लॉन्च पैड अच्छा मिला, एंड देन अंडर 19 वर्ल्ड कप हमें मिला 99 में इन श्रीलंका, और हमारे उस बैच के ऑलमोस्ट 8-10 लड़के जो हैं उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो खेला उसके अंदर बाद में। तो हम जैसी सारे लड़के पाकिस्तान टीम में आए तो ये हमारे हीरोज थे। जब हम ड्रेसिंग रूम में हमने इनको सबको देखा, बताता चले आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया था 1999 में। जी, वो डेब्यू टेस्ट सीरीज थी हमारी न्यूजीलैंड में, और हम लोग वहाँ एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर पहुंचे थे। तो मतलब एक डिफिकल्ट सिनेरियो में हम एंटर हो रहे थे। 66 आपने किया था जी, 52 नॉट आउट और 44 फर्स्ट इनिंग में, तो 98 रन टेस्ट मैच में बनाए थे, और वो टेस्ट मैच हम 4 दिन में जीते थे। और हम 4 लड़कों का यंगस्टर्स का डेब्यू था तो वो भी एक इना मैच 4 यंगस्टर्स खेल रहे हैं, इन न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, अगेंस्ट न्यूजीलैंड की क्रीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, कोई BC टीम नहीं। और उनको हमने 4 दिन में 4 यंगस्टर्स के डेब्यू में रिटायर हो गए थे। जी, रिटायर हो गए थे। मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। जी, तो वो बॉन्ड उनका था फास्ट बॉलर। जी, शेन बॉन्ड भी थोड़ा बाद में आए थे। अच्छा, वही बात। जी, उस वक्त उनकी जो थी मार्टिन थे उनके पास, टफी थे, डेरल टफी थे, पॉल वाइजमैन थे, और बहुत अच्छी उनकी डेमिन फ्लेमिंग कैप्टन थे, जी हैरिस थे, मैकमिलन थे, बहुत अच्छी उनकी एक स्ट्रॉन्ग टीम थी। आप ये कह सकते हैं जो 99 वर्ल्ड कप में और न्यूजीलैंड की जो टीम थी वही सेम टीम के अगेंस्ट हमने 2001 में डेब्यू किया था। तो बड़ा अच्छा यादें थी हमारी। एक हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट ये कह लें उस वक्त जो सीन था वो ये था कि हमें बताया जा रहा था कि कोई पोर्टेबल पिच डल रही है, जो हमने उस वक्त कभी नाम ही नहीं सुना था कि भाई कोई पोर्टेबल पिच है, आएगी वो पिच डाली जाएगी, उस पर खेला जाएगा। तो हम यंगस्टर्स और सारे प्लेयर्स डरे हुए थे कि यार पता नहीं किस पे खेलने जा रहे हैं, बॉल क्या होगा, उठेगी भी नहीं बैठेगी। तो उनके लिए तो एक यूज टू चीज थी, क्योंकि वो उस पर खेलते हुए आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पोर्टेबल पिचेस का, आपको पता है। हमारे लिए एक यूनिक चीज थी। तो हम कुछ जो सीनियर थे हमारे उन्हीं की बातें सुन रहे थे, तो ऐसा एक व्यू आ रहा था कि यार पता नहीं कोई बहुत ही मुश्किल पिच पे मैच खेलने जा रहे हैं, और उस पर डेब्यू और उस पर प्रेशर और उस पर दुनिया जमाने की चीज़ें। तो बस वो डेब्यू हुआ, मैंने माशाल्लाह 2 इनिंग में रन्स किए, और हम 4 दिन में वो टेस्ट मैच जीते। How difficult was that? It was tough because obviously एक इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर, एक बड़ी टीम का प्रेशर, रेपुटेशन, और हमारे उस इरा में सिर्फ ये था जो आज नहीं होता कि भाई अगर आपने अपने पहले दूसरे मैच में रन नहीं किए तो आप भाईजान बाहर अपने घर फॉरएवर, आपका उस लिस्ट में नाम आएगा जो एक मैच खेले हुए टेस्ट प्लेयर्स हैं। जितने प्लेयर खेले उन्होंने डेब्यू में 100 किए थे, तो वो खेलते रहे जिनके डेब्यू। तो ये हमें एक ब्रेन वो कर दिया गया था, तैयार कर दिया गया था कि भाई डेब्यू पे रन करेंगे तो हम चलेंगे, वरना हम सब फारेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है वो स्टार्ट अच्छा था, सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट, तो हमारा स्टार्ट एक माशाल्लाह अच्छा रहा। हमने ये महसूस किया क्योंकि हम उन सीनियर्स के बीच में आ रहे थे और हमने एकदम से परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी, तो हमें एक मैं अपनी अगर बात करूं तो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अनवांटेड सिचुएशन में आते जा रहे हैं, जिसमें इनसिक्योरिटीज भी हमें नजर आती जा रही हैं, उसमें हमें बहुत कुछ नजर आ रहा है जो वो जी, बिकॉज क्योंकि अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो जी मैं कैप्टन बनता हुआ आ रहा हूं, मैं कैप्टन हूं, और ये, और हमारे यहाँ को पता है फौरन से 1-2 मैच में कोई किसी लड़के का बैकग्राउंड ऐसा हो जिसने आते ही परफॉर्म भी कर दिया हो, पढ़ा लिखा हो, बात करनी आती हो, इंग्लिश बोल रहा हो इंटरव्यू में पहले ही दूसरे मैच में, तो एकदम से आ जाता है कि जी ये तो आपका फ्यूचर कैप्टन है। बट हु वाज मोस्ट सपोर्टिव एट दैट टाइम?
आई थिंक आई नेवर हैड एनी सपोर्ट विद एनीवन। मैं ऑनेस्टली ये बात अक्सर Team के मीडिया पे अंदर। कर जी, मैंने अपने पूरे करियर में अगर देखा कि मुझे कहीं कोई ऐसी जो मेरे कोलीग्स को नज़र आती थी, मेरे सेम एज बैच के जो कोलीग्स हैं कि यार उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको शोल्डर में हाथ पैड ऑन द बैक करके लेके चल रहे हैं, हम कोने पे खड़े होते थे कि भाई ये हो क्या रहा है। हम अगर रन्स करते थे तो कोई खुशी नहीं होती थी, कोई अप्रिसिएशन नहीं होती थी, और सार्केस्टिक कमेंट्स सुनने मिलते थे, और फिर परफॉर्म करने के बाद भी तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे वो डायनामिक्स नहीं समझ आ रहे थे उस वक्त के। 18 साल 19 साल का लड़का, उसको समझ नहीं आ रहा है। इतना पता था कि जिनके हम भांजे हैं उनका हमें जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं, क्योंकि वो आसान फील्ड नहीं है, क्योंकि अंडर 19 से जो है जो हमें नजर आ रहा है। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना एक्सट्रीम लेवल पर होगा, क्योंकि उन दिनों जावेद मामा के साथ सीनियर प्लेयर्स के जो है वो कंट्रोवर्सीज बहुत चल रही थी। उनको 99 में कोचिंग से हटाया था, उनके फ़ौरन बाद हमारा डेब्यू हुआ। उनको फिर 2001 में कोचिंग से हटाया, उसमें हम लोग टेस्ट डेब्यू हुए। फिर उनको 2003 में हटाया, और उनके ये सारे टेन्योर 8-8 9-9 महीने से ज़्यादा के नहीं है जी। तो आप इमेजिन करें कि वो कितना कंट्रोवर्शियल पीरियड होगा कि वो 90s वाले और उनकी पावर, और वो मियादाद, और बीच में मैं, और कैसे वो डायनामिक्स क्या होंगे। तो आपको कबर का वो मिसाल है ना, ये कबर का अंदाजा तो वो मुर्दा ही लगाता है। तो वो मुझे पता था कि क्या हो रहा है। सो मैं अक्सर लोगों से, हमारे यहाँ जब डिस्कशन होता है तो मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे डायनामिक्स ज़रा कदरे मुख्तलिफ थे कंपेयर टू बहुत सारे लड़कों के। अगर इवन आप इमाम को भी आज देखें तो उसको एडवांटेजेस दूसरी चीज़ों में ज़्यादा हैं। उसकी क्या फ्रेंडशिप विद कैप्टन बाबर आजम बहुत बड़ा एडवांटेज रही है। मेरे साथ तो ये कोई चक्कर ही नहीं था, वो तो कैप्टन खुद मिडिल ऑर्डर थे, तो वो एक मसले है। बट वो जो उसको बेचारे को ग्राउंड में एंटर होता है, पर्ची के जो नारे होते हैं, वो तो हमें अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं लगे। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे टाइम में होम सीरीज भी ज्यादा होती थी। मैं जिस एरा में खेला हूँ उस वक्त होम हमने बहुत खेला है, अगर प्लेइंग 11 में नहीं हो तो स्क्वाड का हिस्सा हूँ। तो वो आवाज़ें उस तरह की नहीं लगती थी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस आपने की होती थी ना, और आप जिस प्रोसेस से आ रहे होते तो वो लोगों को याद रहता था। हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप टेलीवाइज हुआ, हमारा अंडर 15 वर्ल्ड कप टेलीवाइज हुआ, और एक इमेज जो थी वो चलती रहती थी। बट एक डिसएडवांटेज, न्यूट्रल एम्पायर्स आ गए थे, उससे पहले जो आपके उससे जो सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो रहे थे, उनको एक एडवांटेज होता था, और वो ये होता था कि वो डोमेस्टिक एम्पायर होते थे, वो उनसे रन करवा देते थे। मतलब ओपन सीक्रेट है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो वो 100-100 200 और आराम से 4-4 सेंचुरियां करके वो अपनी जो एवरेज है वो मेंटेन करते थे, पोजीशन उनकी स्ट्रांग होती थी। देखिए ये आप लोगों को डिसएडवांटेज, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ रेस किया है। इस पर मैं आज की क्रिकेट के हवाले से आपको जवाब देता हूँ कि ये चीज अगर उस वक्त मिसाल के तौर पे उनको मिलती थी तो 100 रन बना देते थे, 150 रन बना देते, 200 रन बना देते थे। आप वही लोग जब उस परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल में रेप्लिकेट करते थे तो आपको वो परफॉर्मेंस करते हुए भी नजर आते थे। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ था, डेवलप हुए हुए थे। ऑन दी अदर हैंड, आप आज के टाइम में आ जाएं, आज वाले को आप 5 कैच टेस्ट मैच में छूट रहे हैं अब्दुल्ला शफीक के, पता है उसके बावजूद 50 के अंदर आउट हो गया। तो आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया कि ये एरा का बहुत बड़ा फर्क है कि आज वालों को इतने चांसेस भी मिल रहे हैं, लेकिन उनकी जो खेलने की जो सलाहियत है, क्रिकेट को सोचने की सलाहियत, क्रिकेट को बिल्ड करने की सलाहियत, रन बनाने की सलाहियत, आउट करने की स्टेमिना, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज जो आजकल होता है कि डोमेस्टिक के अंदर एम्पायर्स भी बहुत फेवर करते हैं, और वो फेवरिज्म ये होता है कि इस प्लेयर को हमने रन कराने हैं और इसको आउट भी देना है, इसको आउट देना है। तो मैं तो आउट देने वाली है। डोमेस्टिक में वो आपके जमाने में तो नहीं था, ऑपोजिशन बहुत होगी आपको, और फेस आज भी कर रहे होंगे आप, ऑब्वियसली उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। तो वो जब आपसे डोमेस्टिक में रन्स करवा दिए, 1000 रन्स करवा दिए, तो जाहिर है उसमें कॉन्फिडेंस जो आपने कहा वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो करवाए जाते हैं बाकायदा आज भी। ये लोगों को अच्छी बातें नहीं लगेंगी, बट ये फैक्ट है, और उसकी वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके फ्लॉप होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जिनके साथ ये होता है। देखिए यहाँ पे बाबर आजम भी होगा। देखिए यहाँ पे जो नुक्ता है ना मेन इस बात का, वो ये है कि हमारे यहाँ जो अंपायरिंग स्टैंडर्ड है वो विद टाइम इम्प्रूव नहीं हुआ। अच्छा, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसमें करंट इशू बहुत बड़ा इशू है जिसको मैंने रेज किया था
कि आपने अलीम डार साहब जो हमारे अंपायरिंग उसमें बहुत बड़ा नाम रहे हैं, आप क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि भाई अगर उनको जॉब ही दे रहे हैं उनके रिटायरमेंट के बाद, तो एक हमारा डिपार्टमेंट है पीसीबी में अंपायर्स एंड मैच रेफरीज का, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी देते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, आप उनको सेलेक्टर की जगह उस इदारे का हेड बना देते और जितने भी लूप होल्स आपके अंपायरिंग के इश्यूज हैं वो उनके हाथ पे दे देते कि जी 3 साल के बाद हम आपसे पूछेंगे कि हमारे अंपायर्स जो हैं वो किस स्टैंडर्ड पे खड़े हुए हैं। आज भी आप अगर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो टेलीवाइज होती है यूट्यूब के ऊपर या जिधर भी दिखाते हैं, थोड़ी बहुत आती है, आप उसमें अंपायरिंग स्टैंडर्ड देख लें तो हमारा इनफैक्ट पिछले टाइम से ज़्यादा बदतर है। शहरियार खान होते थे पीसीबी चीफ, उन्होंने सारे अपने जितने ग्रेड 2 के सारे फ्रेंचाइजी से उन सबको बुलाया था। उसमें मैंने एक रेज किया क्योंकि हम बहुत फील करते थे कि एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं है। अब वो डेलिबरेट था या वो डेलिबरेट नहीं था, इस बहस में नहीं जाते। उनको मैंने बताया कि जी कुछ एम्पायर्स ऐसे हैं जो सुन ही नहीं सकते, उनके खड़े होके आप बात करें तो उनके सुनाई नहीं देता, वो क्लिक कैसे गैस करेंगे या सेंस करेंगे। दूसरे कुछ एम्पायर्स हैं उनका चश्मा जो है 6.5 नंबर का लगा हुआ है साहब, और वो लेंस लगा के आ रहा है। अव्वल तो 6.5 नंबर का जो लेंस है वो काम ही नहीं करता इतना ज्यादा, उसके लिए आपने ग्लासेस लगाने हैं प्रॉपर। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन वो ये मैंने उसमें रेज किया, मैंने कहा आप एम्पायर और इनके बाकायदा रिफ्रेशर कोर्स कराएं, ये कराएं, उनको रूल्स का भी नहीं पता, ये नहीं पता रेगुलेशन। तो उसके बाद वो जो डोमेस्टिक जो रीजनल और वो फर्स्ट क्लास ग्रेड 2 वगैरह में जब ये पहुंचते हैं तो एम्पायर्स वही वाले खड़े होते हैं, वही वाले डिप्यूट होते हैं और उनका फेवर करते हैं वो। तो ये आप इसको एलिमिनेट करें और वो करें। तो बहुत सारी आईब्रोज उस वक्त उठी थी और निकली थी, लेकिन शहरियार खान ने मुझे बाद में बुला के कहा था कि इसके बारे में मुझे मैं आपसे अलहदा से मीटिंग करूंगा तो आप मुझे सजेशन दीजिएगा, लेकिन उनकी कोई कॉल नहीं आई। तो उनको रोक दिया गया होगा या व्हाटएवर आप जो कहें, जिस तरीके से कहें आप। यही वाला जो फेवरिज्म है ये आपको एशिया कप में भी नजर आया, उसके अंदर भी पूरे एम्पायरिंग थी। लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके हेड हमारी ही है, और उसमें जो पैनल बुलाया गया वो पैनल कैसा था आपको पता है। एम्पायरों के नाम फिर मैं नहीं लूंगा कि इट लुक्स अनप्रोफेशनल कि मैं उनके नाम लूं, बट ओवरऑल बहुत सारे इश्यूज से 4 रेफरल लिए गए और उनको फिर दोबारा से अंडू किया गया और या वो रिवर्स हुए सारे डिसीजन। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाला डिस्कस करते हैं कि जो पहले वाले स्पिनर्स होते थे और आज के स्पिनर्स, पहले वाले फास्ट बॉलर्स आज के फास्ट बॉलर्स, और जो पहले वाले बैट्समैन थे और आज के बैट्समैन। तो ये बताएं मुझे कि जो अब इस स्पिनर्स है इसमें सारे ये एजेड स्पिनर्स कैसे अपना डेब्यू कर रहे हैं और 32 साल की उम्र में अपना डेब्यू स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्यों है? देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और आई थिंक इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इसके ऊपर बात चल रही है, और अभी से नहीं काफ़ी टाइम से चल रही है। क्योंकि अगर आप स्पिनर्स की जैसे भी आपने बात की तो आप मुझे 10-15 साल पीछे अगर हम अरसा देखें तो इसके अंदर जो स्पिनर्स का लॉट आया है, सईद अजमल, नोमान, अब्दुल रहमान, आसिफ अफरीदी, अभी साजिद, ये जितने भी लड़के खेले हैं ये लेटर एज के अंदर खेले हैं। अच्छा, इसी दौरान अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें जो क्रिकेट बोर्ड के पास में रहे, वो ये रहे कि जी हम 30+ लड़कों को नहीं लेंगे, जो आज भी स्टेटमेंट रहा है जिस पर कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं टीमों को कि नहीं खिलाया जाए। तो ये काफ़ी प्लेयरों ने जो 30+ की एज में हैं, जो नहीं खेल रहे, या इवन मैं खुद भी उसका विक्टिम रहा हूँ आखिरी के सालों में, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो आवाज़ उठती है ना ये वाली, ये किसी एक सर्टेन कॉर्नर की उठती है कि इस तरह नहीं किया जाए। और वो सर्टेन कॉर्नर वो है जो खुद ये सब कर चुका हुआ है, यानी खुद 30+ की एज में कप्तान भी बना हुआ है, कमबैक भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। वो आके जब सीट पे बैठ रहा है किसी भी पोजीशन पे, वो ये रूल पास करता है तो मुझे बड़ा हैरानकुन होती है। और इसमें मैं डेफिनेटली ओपनली बात करूं तो मिसबाह उल हक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मिसबाह उल हक कुछ सालों पहले जब आए थे और उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिए थे तो मैं बड़ा हैरान हुआ था उस वक्त कि वो खुद तो 35-36 की एज में तो उनको कप्तानी मिली, 35-36 की एज तक वो हमारे साथ ए टीम की कप्तानी कर रहे होते थे, जिसको आज शाइन्स बोला जाता है। और उसके बाद की वो जितनी क्रिकेट खेले हैं 35-36 के बाद से तो वो 40 तक प्लस खेलते रहे। मेरे ख्याल से उनकी असली एज लिखी हुई थी, वरना प्लेयर्स तो और भी बहुत सारे थे ऐसे जो उनके बरसात नहीं, इसमें एज का इतना नंबर वाली बात नहीं है, ये है फिटनेस की गेम। तो फिटनेस की गेम है, अगर वो चीज़ वो कर सकते रहे हैं और उन्होंने प्रूव किया कि है,
तो वो कैसे ये रूल पास कर सकते हैं आगे किसी पोजीशन में बैठ के कि जी ये नहीं होना चाहिए, जिस पर लोगों के पॉइंट उनकी तरफ उठते हैं कि भाई आप कैसे ये रूल बना सकते हैं, आप तो खुद ये चीज़ें करके आए हुए हैं, तो आपको तो इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि जी हमारे यहाँ इससे रास्ता क्या निकले, क्योंकि आपकी एग्जाम्पल मौजूद है। एक इशू ये, दूसरा इशू ये कि जो एज का ब्रैकेट आपने बात की परफॉर्मर्स की, परफॉर्मर्स आप देखें ज़्यादातर ग्राइंड होकर जो लड़के अब आ रहे हैं वो सिर्फ स्पिनर ही आ रहे हैं, ना आपका कोई फास्ट बॉलर ग्राइंड होके आ रहा है, ना आपका कोई बैट्समैन ग्राइंड होके आ रहा है। अगर रीसेंट एग्जांपल आपके पास कोई ग्राइंड होके आने की तो वो साहबजादा फरहान की है। आप देखें वो ग्राइंड होके आया, उसको चांस नहीं दिया जा रहा था, जब वो खेला तो उसने आपको दिखा दिया कि जी ये होती है डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस। सुपर फिट। और मुझे रश्क आता है जब मैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को देखता हूँ, न्यूजीलैंड प्लेयर्स को देखता हूँ, और आपके ऑस्ट्रेलिया के, इवन इंडिया के भी हैं। उनकी फिटनेस ऐसे होती है जैसे एथलीट, प्रोफेशनल एथलीट, जेवलिन वाले, 100 मीटर वाले, या 600 मीटर या 400 मीटर वाले। और हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, बिल्कुल लेथार्जिक होते हैं, ढीले आए हुए होते हैं, पेट निकल आता है, कुछ रन्स कर लेते हैं। हमारा जो किंग बाबर है, आपने देखा है उसकी वो है बिल्कुल, हालांकि उसको इस वक्त ज्यादा एफर्ट फिटनेस के करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, हमने भी क्रिकेट खेली है, उस स्टैंडर्ड की नहीं खेल सके जो जिस लेवल तक आप लोग माशाल्लाह पहुंचे, लेकिन उसमें होता यही था, जब हम फिट होते थे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, प्रॉपर सोए भी होते थे, प्रॉपर नींद की भी होती थी, प्रॉपर खाया हुआ होता था और अच्छा खाया हुआ होता था, और एनवायरनमेंट का असर उस पर इम्पैक्ट आता है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट अपने प्लेयर्स को इसलिए देता हूं कि ये ट्रॉपिकल रीजन है, उन लोगों के बड़े ठंडे इलाके हैं, तो वहां ट्रेनिंग बहुत इजीली हो जाती है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से होती है। उनके ग्राउंड जो है बहुत अच्छे ग्रासी होते हैं, आपके इतने बड़े बड़े रोडे होते हैं, तो उसमें डाइव भी मारना, उसमें प्रैक्टिस करना, और आपके जो कोचेज होते हैं जो डोमेस्टिक के या क्लब्स के हैं, वो बड़े इजारादारी होती है उनकी, और वो बड़े बुरे तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं, खामखाई रगड़ा लगा लेते हैं, खाना खिला के उनको, खाना खाए भी होते हैं और उनको वो ड्रिल करा रहे होते हैं। दूसरा, आप ही की बात से एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो बॉलर हैं, रगड़ा तो खाए में, बट ये परफॉर्म कैसे करते हैं? बैट्समैन क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा होता? ये जो इस एज में आके 32, 35, 38 में आके कर रहे हैं और विकेट ले रहे हैं, और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और डोमेस्टिक में भी बड़े विकेट लेकर आए, तो ये क्यों यंगस्टर्स क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? देखिए, परफॉर्मेंस हमारे यहाँ जो, अगर आप पूरा बैकग्राउंड उठाएं डोमेस्टिक क्रिकेट का, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना भी आप पीछे चले जाएं, आपको ये नज़र आएगा कि जो भी प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलर खेलते हैं, रेगुलर प्लेयर हैं, उनकी फिटनेस भी अच्छी नज़र आती है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नज़र आती है, और उन्हीं के बीच में जब हमारे इंटरनेशनल प्लेयर खेलने के लिए आते हैं तो उनकी हर चीज़ मुख्तलिफ नज़र आती है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने भी किसी बड़े से सुना था, मेहमान अदाकार। तो हमारे बहुत सारे स्टार प्लेयर जब डोमेस्टिक खेलने के लिए आते हैं, बड़ी मुश्किल से कोई एक आध टूर्नामेंट या एक आध मैच, तो वो मेहमान अदाकार का एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो यंगस्टर्स के लिए ड्रेसिंग रूम में अच्छा नहीं होता। मैंने ये चीज़ नोट की अपने साथ खेलते हुए भी, स्पेशली कोचिंग के टाइम में मुझे ये ज़्यादा महसूस हुआ कि जो हमारे लड़के स्पेशली सीनियर प्लेयर्स हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस नहीं लेते, और वो उनका माइंडसेट जो है ना, वो एक इस तरह से सोचते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना वो हमारे लेवल की नहीं है। अब मेरा सवाल ये बनता है, किसने इनके जहनों में ये चीज़ डाली है? क्योंकि हम और हमारी जनरेशन, या इवन हमारे कुछ बाद के भी जनरेशन को, बड़ी जनरेशन ने जो हमसे पहले थी, उसने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट क्या है। इनको किसने ये चीज़ डाली है? रीसेंट एग्जाम्पल आपके सामने बाबर आजम की है, उसको सारा मीडिया बोल बोल के थक गया, फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल बोल के थक गया कि भाई कायद आज़म खेलो जाके। वो कायद आज़म हो रहा है, वो कैंप में जाके नेट की बैटिंग कर रहा है, वो साइड आर्म से प्रैक्टिस कर रहा है, वो जो चीज़ें वो कर रहा था एज अ बैट्समैन, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, मैं उस चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, तो मैं असेस कर सकता हूँ कि वो क्या कर रहा है। वो एक्चुअली ही इज रनिंग अवे, वो भाग रहा है, उसको उसके जो एडवाइजर्स हैं, जिनकी भी वो एडवाइजर ले रहा है, वो उसको रॉन्ग फीडबैक कर रहे हैं, और उनकी रॉन्ग फीडबैक की वजह से उसका करियर अफेक्ट कर रहा है, उसका टेस्ट करियर अफेक्ट कर रहा है, उसका इंटरनेशनल करियर अफेक्ट कर रहा है। वो बहुत लकी है पाकिस्तान में रहते हुए, इतना फेल होने के बाद भी उसको चांसेस मिल रहे हैं। मे बी शायद वो डिफरेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान होता है तो शायद उसको इतने चांसेस नहीं मिलते। ये भी एक रियलिटी है जो पास्ट में हमने बहुतों की देखी है।
बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े नाम चले गए, बैड पैच आया, निकले नहीं निकल सके, बाहर कर दिए गए टीम से। तो ये एक सिस्टम रहा है। उन सबको मद्देनजर रखते हुए आज अगर हम बाबर आजम को देख रहे हैं तो वो बहुत लकी है कि वो 3 साल से उसकी कोई सेंचुरी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली खेले जा रहा है और हर मैच में उससे एक्सपेक्टेशन रखी हो। उसके फैंस डिसअपॉइंटेड होते जा रहे हैं। तो वो एक उसको ये एहसास करना चाहिए कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को, अपने फैंस को और अपने करियर को कहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ लेके जा रहा हूँ या मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। फिर ये पॉइंट आता है कि जी बाबर के अलावा भी तो बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं। तो जी आप अगर हिस्ट्री उठाएं, आपने एग्जाम्पल दी ज़हीर अब्बास साहब की, जावेद मियादाद साहब की, या जितने भी लोग की दी, ये भी तो खेलते थे, ये भी तो अपने इर्द गिर्द प्लेयर्स खिलाते थे, परफॉर्म करते थे। और उनके टाइम में तो हमने किसी ने नहीं सुना कि जी ये नहीं करेंगे तो दूसरों ने क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, सब करते थे अपनी अपनी जगह। तो ये जो चीज़ है ना, इसको इम्पोर्टेंस देना कि जी इनसे पहले वाली जनरेशन ने अपने ऊपर लेके क्रिकेट को आगे लेकर गए। बाबर उस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली कैरी ऑन नहीं कर सका है, वो स्टक हो गया है अपनी ऐसी जगह पर जहां आई थिंक उसको नहीं समझ में आ रहा है और उसके निकलने का तरीका सबने उसको बता दिया है कि भाईजान आपको फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट लंबी जाके खेलनी पड़ेगी। जब तक आप उसमें जाके सेंचुरियां नहीं बनाएंगे तो वो आर्ट ऑफ रन मेकिंग टू स्पिनर एंड टू फास्ट बॉलर आपका वापस नहीं आएगा। आपको एक आम सा स्पिनर भी आउट कर देगा। जो रिसेंट अभी वो आउट हुआ है, उस दिन एक ऑफ स्पिनर से आउट हो गया। वो मैं तो मतलब सर पकड़ के बैठा था कि यार ऑफ स्पिनर को तो एक हाथ से खेलने वाली चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली बैड पैच, बैड टाइमिंग्स कह लें, उसके केस को सही तरह हैंडल नहीं किया जा रहा है। आई थिंक वो इतनी बैड पैच में उसको उल्टा T20 और वनडे में कम बैक करवा दिया गया। तो जिस बंदे की सिचुएशन ऐसी चल रही है, इस सिचुएशन में जब वो टीम में आएगा तो उस टीम के दूसरे प्लेयरों का और उस टीम का एटमॉस्फेयर क्या होगा, क्योंकि उनको पता है कि एक आदमी वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है। वो एक प्रेशर अननेसेसरी दूसरों पे भी रहता है। जब परफॉर्मेंस करता हुआ बंदा टीम में आता है ना, तो सबके मोरल जो है वो हाई होते हैं। उस प्लेयर की भी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है और ड्रेसिंग रूम की भी माहौल है वो भी डिफरेंट होता है। वहाँ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो वो फिर दूसरे प्लेयर भी तैयार करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जैसे जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास और अपने मुश्ताक मोहम्मद और आसिफ इकबाल वगैरह, सलीम मलिक, ये जो प्लेयर होते थे ये क्या करते थे कि जो सामने उनके जूनियर प्लेयर होता था उसको भी इनिंग पूरी खिलवाते थे। वो उसको बता के कि तुमने यहाँ खड़े रहना है, इसीलिए डाउन दी ऑर्डर भी आके लंबी लंबी पार्टनरशिपें निकला करती थी। ऐसे ही है। जैसे मुझे याद है तौसीफ अहमद के साथ इमरान खान ने आके एक मैच बचाया था, तो उसने एक बॉल रोकी थी तो आके इमरान खान ने उसको कहा तूने कैसा रोका, ऐसे तो वेव रिचर्ड नहीं खेलता। तो वो कॉन्फिडेंस सिर्फ देने के लिए और प्लेयर्स को बड़ा करने के लिए और वो सारी चीजें टेक्निक भी बताते हैं कि भाई इस बॉलर को ऐसे खेलना है। मेरा सवाल अभी भी वही है कि वो अब जो जैसे फास्ट बॉलर है, वो स्पिनर तो लेट उसमें आके अपनी जो उसका इरा होता है उसमें आके वो खेल लेता है, परफॉर्म कर लेता है। फास्ट बॉलर क्यों नहीं कर पाते? फास्ट बॉलर का तो 32 साल का बहुत बड़ा है, वो तो उसको तो रिटायर हो जाता है तकरीबन, जो सही फास्ट बॉलर होता है। लेकिन अभी फास्ट बॉलर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? देखिए फास्ट बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो T20 का जो फॉर्मेट आया है ना डोमेस्टिकली ग्लोबली लीग्स का, उसने फास्ट बॉलर्स के माइंडसेट को चेंज कर दिया। अच्छा ये खाली पाकिस्तान में ज़्यादा है, पाकिस्तान से बाहर अभी भी वो अपने कल्चरल माइंडसेट को लेके चलते हैं। वो ये नहीं कहते कि जी आपने लीग्स खेलनी है। अच्छा उसमें वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा मीन उनका प्लेयर भी वही माइंडसेट के साथ है और उनका कोच भी वही माइंडसेट के साथ है, तो वो एक फ्रेम ऑफ माइंड पे चलते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारे यहाँ 2 डिफरेंट माइंड पैरेलल चल रहे होते हैं। एक तरफ ये लड़का जो है वो हमारे जो माशी मामलात हैं, हालात हैं मुल्क के, उन सबको सामने रखते हुए जो है उसको T20 में अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो वो कहता है यार मेरे लिए 4 ओवर बहुत हैं, बस मैं ये कर लूँ तो मेरे लिए मैं चलता रहूँगा, इतने पैसे बना लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो वो एक डायरेक्शन जो पिछले कुछ सालों से चल रही है, 8-10 सालों से, वो उस डायरेक्शन के पीछे पीछे अगले वाली पौध भी लग गई है। इस वजह से हमारे लड़के जो नसीम शाह है या हसन है या जितने भी लड़के हैं, वो थोड़ा स्ट्रगल हमें करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जहां उन पे लोड डालने की बारी आती है वहां वो कोलैप्स कर जाता है, या उनकी बॉल में वो बाइट नहीं होती, या उनके अंदर कहीं ना कहीं वो कुछ लैक करते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। एक सब ये है, हारिस रऊफ है, पहला स्पेल में उसको 12, 14, 16 रन पड़ते हैं। सेकंड स्पेल में आके वो अमेजिंग बॉलिंग कराता है और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग होती है। वो क्यों होती है?
वार्म अप नहीं हुआ होता सही पहले स्पेल में, या क्या होता है अगर वो वार्म अप नहीं हुआ था तो वार्म अप होके आ जाए मैच के अंदर, बॉलिंग कराए? देखिए ये चीज़ें तो एक प्लेयर को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले पता होनी चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद तो वो पॉलिश होनी चाहिए। अब अगर इतने साल खेलने के बाद भी आज जैसे आपने अभी हाईलाइट किया कि उसका ये इशू नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि somebody either needs to speak to him and if not then somebody has to reprimand him। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ टाइम से वो इस बात को कर रहा हूँ कि मुझे क्रिकेट सेटअप में जो लोग रन कर रहे हैं, आई कैन नॉट सी अ सिंगल पर्सन हु इज रेप्रिमांडिंग देम। दे नीड समवन टू रेप्रिमांड देम। कोई एक बंदा इन्फ्लुएंशियल ऐसा आए जिसको इतनी पावर दी जाए कि वो क्वेश्चन करे। इस वक्त ये हो रहा है कि सब अपनी अपनी जो है ना वो जान बचाने पे चले हुए हैं। प्लेयर चल रहा है अलग, वो अलग चल रहे हैं, वो सब अपनी अपनी बस टाइम किल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट बजाय ऊपर जाने के नीचे ही जाती जा रही है। लेकिन आप ये देखेंगे उसका 10+ इकोनॉमी रेट है, आप उसको फिर खिला रहे हैं, चाहे वो एंड में आके 3-4 आउट भी कर दे, लेकिन वो शुरू में ही मैच जो है अपने हाथ से दे देता है, तो बाद में आके कुछ भी कर। हारिस रऊफ का बहुत बड़ा इशू है जो फैंस और क्रिकेटिंग सेटअप बहुत कंसिस्टेंटली उस पर क्रिटिसाइज कर रहा है। अब सवाल ये बनता है कि सिलेक्शन कमेटी उसको किसके कहने पे सेलेक्ट कर रही है, क्यों सेलेक्ट कर रही है, किस बेस पे उसको कांस्टेंट खिला रही है? क्या आपके पास पीछे देखिए FN बट तो बहुत आ जाता है ना, फिर तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि जी फ्रेंचाइज का प्रेशर है, ये है वो है। अगर है भी तो फिर मैं अपने उसी पॉइंट पे आऊंगा जो मैंने आपको कहा कि एक बंदा रिप्रिमांड करने के लिए कोई ऐसी पोजीशन का होना चाहिए, चाहे आप कोई फॉरवर्ड क्रिकेटर रखें जिसको अथॉरिटी दें, पावर दें, जो सबसे पूछ तो सके कि भाई तुम बताओ क्या कर रहे हो। इंग्लैंड क्रिकेट उठा लें आप, उन्होंने स्ट्रॉस को उस पोजीशन पे रखा। अभी आई थिंक कोई और उनका फॉर्मर क्रिकेटर है शायद, वो भी उस पोजीशन पे स्ट्रॉस के बाद आए हैं या पता नहीं वो है। आप उनका JDC सुन लें क्या है, जो उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जी उस पे क्लियर मेंशन है कि जी ही विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टू द हेड कोचेस, ही विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टू द पीपल हु आर रनिंग, he'll be asking questions to the players also. So it means जो चीज़ हम लैक कर रहे हैं दूसरे वो कर रहे हैं, तो वो आज मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ना। उन्होंने अपने प्लेयरों को लीग्स में जाने से मना कर दिया, नहीं भेज रहे, वो नहीं दे रहे NOC। जी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि जी IPL पे अगर भेजेंगे, अदरवाइज वो शायद वहाँ भी ना भेजें अगर कोई उनकी चीज़ आएगी। तो इट मीन्स कि वो एक डिसीजन ले रहे हैं ना, उन्होंने लीग्स का एक क्लैरिटी दे दी। हमारे यहाँ लीग्स के ऊपर कहा जाता है कि जी इनकी NOCयाँ बंद कर दो, इनको नहीं भेजो, 4 दिन के बाद सबको NOC दी जा रही होती है। घूम फिर के आपके सवाल पर वापस आ गए कि जी इनका मसला क्या है, ये T20 का ही मसला है फास्ट बॉलर्स का, कि उनको पता है कि हमें ये लीग्स वगैरह मिल जाएंगी, हम थोड़ा इधर खेल लेंगे, 4-6 मैच यहाँ खेल लेंगे, 1 साल हमारा 8-10-20 पर निकल जाएगा। तो ये टाइम किलिंग शॉर्ट टर्म माइंडसेट से एग्जैक्टली। तो ये लॉन्ग टर्म कैसे होगी? ऑब्वियसली व्यूअर भी अभी सोच रहा होगा कि यार हम जो बात कर रहे हैं हमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी तो देना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान है कि एक बंदा कोई उस पोजीशन पे लगाया जाए जो ऑनेस्टली इतनी पावर के साथ हर चीज हर बंदे को रिप्रिमांड करे, उसको कोई पूछने वाला ना हो, जिसकी इनसिक्योरिटीज नहीं हो, जिसको इनसिक्योरिटी नहीं हो, कंसिस्टेंट हो और कॉम्पिटेंट हो और टेक्नोक्रेट हो, बिल्कुल हो, मतलब कोई भी पोजीशन का हो, चाहे फॉर्मर क्रिकेटर हो, चाहे किस पोजीशन का हो, जिसको क्रिकेट की नॉलेज हो कि भाई वो क्वेश्चन किसी से कर रहा है तो उसको क्रिकेट की नॉलेज है तो कर रहा है, या वो कोई ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है उसको पता ही नहीं है कि उसको क्वेश्चन क्या करना है। मेरे ख्याल से तो जब तक आप ये डिटैच नहीं करेंगे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, PCB पे, PCB चेयरमैन जो है आपका प्रीमियर सेलेक्ट करेगा, इलेक्ट नहीं करेगा और इलेक्शन के थ्रू नहीं प्रोसेस होके नहीं आएगा, जब तक मैं समझता हूं ना उसने डाउन स्ट्रीम हायरिंग करनी है वैसी। हालांकि अब करते हैं, ऐड देते हैं, ये देते हैं, उसके बावजूद भी ऐड वो खाली फेस सेविंग के लिए होता है। एंट्रीज उनकी पीछे से ही बैकडोर जो फेवरिज्म वगैरह होता है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, आप देख रहे हैं, आपको पता है, हमें भी पता है, और ये वाले कहने की जरूरत ही नहीं है, नाम नहीं लूंगा, पर्सनल हो जाता है बिल्कुल। तो जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम उम्मीद कर ही नहीं सकते कि हमारी क्रिकेट जो है वो हेल्दी होगी और हमारी जो बोर्ड है वो वेल्दी रहेगा कंसिस्टेंटली। देखिए इस पे मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो ये होता है कि हर बंदा भी जब आया है ना, उसने अपने साथ फॉर्मर क्रिकेटर्स लगाए हैं जी। आप क्रिकेट उठा के देख लें, चले मैं चेयरमैन और बोर्ड के लोगों को अभी साइड पे रखता हूँ,
हर टेन्योर में कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स लगे हुए हैं, इवन आज तक भी। बिल्कुल। तो ये फॉर्मर क्रिकेटर्स जिनको जिस टेन्योर के लिए लगाया है चेयरमैन ने अपने साथ एडवाइजर के तौर पे या क्रिकेट डेवलपमेंट के तौर पे, वो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट हमारी नीचे क्यों जा रही है? मेरा क्वेश्चन फिर वहीं आता है, आपका भी सवाल इन्हीं से ही होना चाहिए कि भाई ABCDEF जो फॉर्मर क्रिकेटर्स आप इन पोजीशंस पे इतनी सैलरी लेके बैठे हुए हो, आप क्या कर रहे हैं? वो बंदा अपनी नॉलेज के लिए आपको लगा रहा है ना। मैं अगर क्रिकेट की नहीं खेला हुआ हूँ और मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने साथ उस फील्ड के 4 बंदे लगाऊंगा जिनको मैं समझता हूँ कि मुझे सही एडवाइस देंगे। अगर वही क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए मुझे सही एडवाइस नहीं दे रहे, तो फिर मेरा कसूर नहीं है। आप मेरे तरह के चेहरे बदलते रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्रिकेट को तबाह कौन कर रहे हैं? आपके क्रिकेट चलाने वाले फॉर्मर क्रिकेटर्स ही कर रहे हैं। वो तो आपने 3-3 साल के लिए मेंटोर रख दिए और उनके हैवी स्टिपेंड हैं और उनको आप निकाल नहीं सकते। उसके बाद वो क्या करेंगे आप, अगर बोर्ड भी चेंज हो जाए या जो देखिए चेंज हो जाए? अलमिया है ना कि ये किसने निगोशिएट किए थे कॉन्ट्रैक्ट्स, किस तरह ऐसी कोई चीज डली हुई थी जो किसी और के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डली जाती कभी? किसी को लाने के लिए डाले गए होंगे और क्या? एब्सोल्युटली। ये देखे ना कैसे ऐसे हो गया कि एक इतने बड़े इदारे में कि आपने ऐसी चीज करवा दी कि जिसके अंदर आप उनको निकालना चाह रहे हैं और निकाल नहीं पा रहे, और उल्टा आपको पैसे भी देने पड़ रहे हैं और आपकी क्रिकेट भी नीचे जा रही है। यानी आप फाइनेंशियली भी लॉस कर रहे हैं, आप मॉरली भी लॉस कर रहे हैं, आप बंदा भी रिप्लेस नहीं कर सकते और आप मजबूरी बन के उनको अब किसी और पोजीशन में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर डिस्क्रिमिनेशन आती है कि जी क्यों यही बंदे, क्यों कोई और ट्राई कर रहा है अगर उसको नहीं आने दिया जाता, या किसी और को आप क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं कि जी क्या करना चाहिए? तो यहाँ इफ एंड बट जरूर है। जो आपका क्वेश्चन था उससे रिलेटेड भी, और उसी से जोड़ के मैंने आपको कहा कि फॉर्मर क्रिकेटर्स बिठाए हुए उन्होंने अपने इर्द गिर्द, तो व्हाई आर दे नॉट गिविंग द राइट एडवाइसेस? बस वो आपने खुद ही जवाब भी दे दिया कि वो प्रॉपर बंदे और प्रॉपर वो स्किलफुल और कॉम्पिटेंट नहीं बिठाए जो उस जॉब के लिए पर्टिकुलरली फुलफिल करते हैं। प्लेयर तो बहुत सारे हैं, अच्छे भी होंगे, बट वो जो जॉब क्राइटेरिया है, उनकी जो जीडी है, वो उस पर उतरते हैं या नहीं उतरते। अब ये बताएं, PSL हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, पॉपुलर हो रहे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां से क्राउड गायब हो गया। उसमें वो वाले जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उन्होंने आना बंद कर दिया, कम कर दिया। IPL कुड बी द रीजन। अब उसमें भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लेटेस्ट अली तरीन का मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू सामने आया है और बोर्ड के साथ और मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजी ओनर के साथ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अंदर कहानी क्या होगी वो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपको भी नहीं पता हो कि उनका झगड़ा किस बात पे, और लेकिन वो बायस किस तरह से हुआ बोर्ड, या उन्होंने क्या ऐसा इशू क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से ये मामला सर उठा पा रहा है। देखिए मैं खुद PSL का पार्ट रहा हूँ पिछले 2018-19 कराची किंग्स से एज अ बैटिंग कोच रहा हूँ। 3 साल मैंने देखा है, और 2018 में जब मैं आया था PSL में, तो उस वक्त हमारी PSL UAE में हो रही थी। तो मुझे याद है उन दिनों यही माइंडसेट चल रहा था कि यार किसी तरह पाकिस्तान में पूरा PSL आ जाए, और फिर जब पूरा पाकिस्तान में PSL आएगा तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और हर चीज एक दूर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही थी, 10 years की प्लानिंग। एग्जैक्टली। तो मैं उस इरा का PSL का पार्ट रहा हूँ कि जिसका ये माइंडसेट था कि यार हमारी लीग को हमने ऊपर लेके जाना है, हर किसी ने अपना अपना रोल प्ले करना है, और तो उस तरह से उस सब टाइम को गुजार के आज का टाइम अगर हम देखते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में PSL आने के बाद उसको जिस लेवल पे और आगे जाना चाहिए था, उसके अंदर डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके अंदर डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे कोर इश्यूज हैं जो हमसे ज़्यादा फ्रेंचाइज ओनर समझते हैं, जिस पर आपका सवाल था कि अली तरीन या जो किसी भी फ्रेंचाइज ओनर का अगर इशू है तो उसको बैठ के हल करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनको लेके बैठना पड़ेगा टेबल पे। जो भी कोर इश्यूज हैं, जो भी अगर कोई बंदा हाईलाइट कर रहा है, जो को पॉइंट बता रहा है कि जी ये चीज़ें बेहतर होंगी तो हमारी लीग बेहतर ही होगी, तो उसको पॉजिटिव देख के लेना चाहिए। अब उसमें क्या ऐसे ग्रे एरियाज हैं वो आप या मैं बैठ के नहीं समझ सकते, वो उस वक्त वही लोग टेबल पे बैठ के बेहतर ज़्यादा बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हमारी जो लीग है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, अब हम इस ब्रांड को खुद ही पोल्यूट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इश्यूज बिट टाइम नजर आ रहे हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी आ रही है, कभी फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी आ रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज बीच में आए हैं जिसने लीग को डेंट कर लगाने की कोशिश की है। बट लीग जिनके हाथों में है, कोर काम उन्हीं के ही हाथों में, चाहे वो फ्रेंचाइज ओनर हो, चाहे वो PSL की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो PCB के ऑफिशियल्स हो। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि सबको टेबल पे बैठना चाहिए, अपनी लीग को जो है अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए।
जो भी उसके ग्रे एरियाज हैं उसको बेहतर करना चाहिए और उसके लूप होल से निकल के आगे लेकिन उसने तो वही सारे थी जो जिसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, जो डेवलप हो सकते थे, वही पॉइंट उसने रेज किए। बकौल उसने जो प्रेजेंटेशन दी अपनी और आके उसने अपना व्लॉग करके किया है, उसमें वही वाले पॉइंट बताया कि जी मैंने तो ये डिस्कस किए थे, उसको वो क्रिटिसिज्म समझते हैं और उसको अटेंड नहीं किया गया। और उसके बाद वो जो उसको लीगल नोटिस दिया गया, उसने लीगल नोटिस भी अपना फाड़ दिया। और वो क्या करता और उसके अलावा मेरे ख्याल से तो जो सस्पेंड की गई है मुल्तान सुल्तान, वो दोबारा आ जाएंगे मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल लाना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं किया जा सकता उसके बाद आज मुल्तान सुल्तान है, कल कराची किंग कोई भी हो सकता है, कोयटा ग्लैडिएटर हो गया और अल्टीमेटली फिर बाकी और टीमें भी होंगी। एग्जैक्टली। नहीं, किसी ने आज मुझे बड़ी अच्छी बात बोली थी, इसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था एक फॉर्मर क्रिकेटर से, तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि यार फ्रेंचाइज ओनर 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं, वो वहीं के वहीं हैं, लेकिन 10 साल के अंदर क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स बहुत सारे चेंज होते गए, जो कोई आए और कोई चले गए, कुछ ने कुछ दिनों की बहारें देखी और चले गए उसके बाद। तो आई थिंक यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उनको इनके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट है, हमारा ब्रांड है, और जो भी इनके ग्रे एरियाज हैं उसको बैठ के सॉल्व करना चाहिए, रादर देन इसकी सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर जो अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से तो वो जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्हें अपनी लॉबी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए पीसी में सर्वाइव करने के लिए। अब तो ये जाहिर हो रहा है मुझे। नहीं, लॉबीज तो देखिए आज से नहीं है, वो लॉबीज तो 10 साल से फ्रेंचाइज की है ही। कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं कि जी आज इनका टाइम चल रहा है, फिर कुछ सालों के बाद उनका टाइम चल रहा है, जी आज इनके लोग लग गए हैं तो कल उनके लोग लग गए। मैं तो ये भी सुना था कि भाई अब ये तो लाहौर कलंदर को जितानी है ट्रॉफी, ये उनको देनी है, वो तो आपके ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों को ट्रॉफी देनी है, अब इनको देनी है, ऐसी भी सुनने में आती है। ऐसा ही है। तो वो ये तो देखें हमारे साथ चलता रहेगा। एंड ऑफ द डे हम ये चाहते हैं बेटरमेंट कैसे है कि उसके जो भी एरियाज हैं जहां के हैं उसको बेहतर करना चाहिए, उधर प्रोफेशनल लोग लगाने चाहिए, उन चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए और हर मामले को जो है ना वो अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, चाहे वो फ्रेंचाइज के इशू हों, चाहे वो हमारे कोचेस के इशू हों या किसी के भी इश्यूज हों, उनको अच्छी तरह बैठ के डिस्कस करना चाहिए, ना कि आप अपनी अथॉरिटी जो है ना उसको लाने की कोशिश करें। तो उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर आपको पता है आग लगती है। मोहम्मद आमिर, सईद अजमल, उमर अकमल, एहसानुल्ला, जुल्करनैन हैदर बड़े प्लेयर्स थे, एकदम से गायब हुए और कहाँ चले गए। इनको ना वापस लाने की तैयारी की गई और ज़ाहिर पाकिस्तान का फ़ायदा होता, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर लगा दिया गया और उनको फंसवा दिया गया। इसमें मैच फिक्सिंग भी शामिल है, नेपोटिज्म भी शामिल है। उसके अलावा और क्या क्या रीज़न है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वो एकदम से गायब हो जाते हैं। वो क्यों गायब होते हैं? देखिए, हमारा अनफॉर्चुनेटली हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, पहली बात जी। हमारे यहाँ माशी मसाइल सबसे नंबर 1 पर है। हर चीज़ शुरू ही माइंडसेट का जो शुरुआत है वो माशी मसाइल से ही होती है। प्लेयर भी जो आता है वो आपको पता है नीचे से आया हुआ होता है, कोई मिडिल क्लास से आया हुआ होता है, कोई लोअर मिडिल क्लास से आया हुआ होता है, ये यहाँ से प्लेयर आए हुए होते हैं और उन्होंने अपनी एक जर्नी कैरी की हुई होती है। उसकी वो जर्नी उसको पता होती है कि वो कैसे आ रहा है, और जब उसके बाद पाकिस्तान टीम में आता है और फिर उसके बाद उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, ये भी एक इशू। पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं होते तो उस कभी देखिए, मैं कभी कभार समझता हूँ कि पढ़े लिखे होने से ज़्यादा आपका शऊर अच्छा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग नहीं देखे, लेकिन उनका शऊर मैंने तालीम याफ्ता लोगों से ज़्यादा देखा है, जिससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। पुराने प्लेयर्स सारे ऐसे ही थे। एग्जैक्टली। प्लेयर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जिनसे उनको देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, उनके माइंडसेट से, उनकी रीडिंग से। तो बात करके पता ही नहीं लगता। एग्जैक्टली। तो ये जो आपका सवाल है ना, जितने आपने प्लेयरों के नाम लिए हैं, इसमें यहाँ पर मैनेजमेंट और एक इंडिविजुअल मैनेजमेंट और एक फैमिली बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल है कि जो आपको घर से तरबियत किस चीज़ की मिल रही है, आप किन दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं, किन क्रिकेट क्लब के अंदर कौन से लोगों के इर्द गिर्द आप बड़े हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के सीनियर्स किस माइंडसेट से आगे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों की जो आवाज़ें होती है ना वो आपके साथ चल रही होती हैं। जी बिल्कुल। वो आवाज़ें जो होती है ना वो आपका एक कैरेक्टर बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जितने भी लोगों का आपने नाम लिया है ना, जितने भी इश्यूज इनके आए हैं वो इनके उस बैकग्राउंड की वजह से आए हैं। अब आप केस टू केस ले लीजिए, जितने भी नाम है कि जी ये केस ने अगर ये किया है तो ये क्यों किया भाई, बैकग्राउंड क्या था, ये केस ने अगर ऐसा किया, इसके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ था जी, बैकग्राउंड ये है। तो ये बैकग्राउंड और इर्द गिर्द के लोगों के माहौल की वजह से वो प्लेयर उस चीज़ में
चला जाता है। उसके बाद आती है बारी कि जी वो कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, बच्चा था, बड़ा था, उधेड़ उम्र था। मैं कहता हूँ भाई जब आप पाकिस्तान टीम में आ गए ना, तो ना आप बच्चे हैं ना आप बड़े हैं, आप इतना शऊर रखते हैं कि आपको बॉल को स्विंग करना आता है और आप इतना शऊर रखते हैं कि 150 की बॉल को कैसे खेलना है। तो इसलिए वहां पर आने के बाद आप ऐसी बचकाना गलती नहीं कर सकते जहां आपको पता है कि वहां उसमें चमक जी और हर चीज मौजूद है। तो वो मिस्टेक तब होती है जब आपका जो पीछे से जो आप कैरी करते हुए ला रहे हैं वो आपसे ये मिस्टेक कराता है। आपने 150 की स्पीड का जिक्र किया, ये बताएं, और फाइटर पायलट आजकल बहुत पॉपुलर है, J10 और J10C। तो आपके जमाने में जब आप खेलते थे, जमाना तो आपका अभी भी है माशाल्लाह, कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर था, कौन सा ऐसा जेम्स बॉन्ड था जिससे आप बहुत मुश्किल से खेलते थे या डिफिकल्टी होती थी और बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके खेलना पड़ता था? मुझसे बहुत लोगों ने ये सवाल किया और अक्सर करते रहते हैं ऑब्वियसली करियर के अंदर। स्पिनर का भी बताना है जी जी जी। तो वो एक्चुअली होता ये है कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में हर टीम के बेस्ट बॉलर्स मिलते हैं फेस करने को, जो उस कंट्री के बेस्ट हैं। अच्छा, फॉर्म में होते हैं। तो जब आप उनको वाया खेल रहे होते हैं कि आज आपने श्रीलंका को खेला, आज आपने ऑस्ट्रेलिया को खेला, आज आपने साउथ अफ्रीका को खेला, तो वो जो कंपटीशन लेवल है ना वो आपको सेम ही लग रहा होता है, बराबर हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। उसमें आपको पता चलता है कि भाई मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो वहां सारे एक ही लेवल के होते हैं। अब वहां से एक लेवल ऊपर आ जाता है जो मेगा स्टार्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे अलावा ब्रेटली तेज तरीन बॉलर थे, शोएब अख्तर पाकिस्तान से थे, शेन बॉन्ड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से थे, फिर वेस्ट इंडीज के बड़े अच्छे बॉलर थे उन दिनों, साउथ अफ्रीका जैक कैलिस थे, स्टेन थे, मकाया नेंटिनी थे, 2-3 उनके और भी बॉलर्स थे जो ज्यादा लंबे नहीं खेल सके लेकिन वो बड़े अच्छे जानदार बॉलर थे। तो ऐसे बॉलर्स का मुकाबला करना पड़ा। चविंदा वास श्रीलंका के थे जी, वो अपने ट्वाइलाइट में थे हम जब आ रहे थे। तो इस तरह काफी उनका मुकाबला करना पड़ा। बट मैं समझता हूँ कि आई थिंक इंग्लैंड के कुछ बॉलर्स थे, स्टीव हार्मिसन बहुत अच्छे बॉलर थे, और उसके बाद मैथ्यू होगार्ड बहुत अच्छे बॉलर थे, एंडी कैटिक बड़े अच्छे बॉलर। ये इंग्लिश बॉलर्स अपनी टेस्ट क्रिकेट में अपनी होम कंडीशन में बड़े डिफिकल्ट बॉलर्स थे। आप उनको इंग्लैंड कंडीशन में इतने आराम से नहीं खेल सकते। तो वो एक एक्सपीरियंस, लंबे रन अप। अब तो इतना स्टेमिना ही नहीं है फास्ट बॉलर्स का कि वो इतने, एक्सेप्ट फ्यू। एग्जैक्टली। तो वो ये पाई के बॉलर अपने टाइम पे रहे। तो मैं समझता हूँ आई थिंक ब्रेटली वाज वन ऑफ द बेस्ट इन आवर एरा विद शेन बॉन्ड। आई थिंक ये कुछ ऐसे बॉलर्स थे जो वाकई जानदार बॉलर थे, जिनको खेलते हुए लगता था कि यार हम कोई फास्ट बॉलर को खेल रहे हैं। आपको पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बना दिया जाए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? अब तो पॉसिबल नहीं है, नहीं समझे, बना दिया जाए हो गई और या बना दिया जाता तो सबसे पहले आप क्या करते? कौन सी टीम रखते, कौन से प्लेयर रखते? मैं सबसे पहले जो टेस्ट मैच में मैं आपको बताता हूँ कि जिन दिनों में मैं खेल रहा था उस वक्त सिर्फ जो टीम रह गई थी जिसकी मैंने कैप्टनसी नहीं की है वो पाकिस्तान की टेस्ट और ओडीआई टीम थी। बाकी उसके नीचे तक पाकिस्तान ए लास्ट टीम थी और उस ए टीम का मैं रेगुलर अपने एरा में कैप्टन रहा हूँ। और फर्स्ट क्लास तो रेगुलर थी, कराची, PIA, सिंध, ये सब पाकिस्तान है, तो ये चल ही रहा था। तो मैंने उस वक्त जब मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा था तो मैं उस वक्त पाकिस्तान ए से ये माइंड बना रहा था कि यार हमारे ये एरियाज हैं जो पाकिस्तान टीम में सही नहीं है, इसको हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए पूरे सिस्टम की पीछे सपोर्ट चाहिए होगी। अगर वो ही माइंडसेट सोचेगा तो होगा, अदरवाइज जो लग रहा है यहाँ पर वो ऐसा लग रहा है कि एक आदमी अपने माइंडसेट से नहीं चेंज कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो इमरान खान या जावेद मियांदाद क्यों ना हो, जो अब कभी दोबारा इतनी पावर से कोई आ नहीं सकता। तो मेरा सिर्फ यही माइंड था कि अगर मैं आऊँ तो मेक श्योर करूंगा कि यार जो भी टैलेंटेड मेरिट पे परफॉर्मर लड़के हैं उनको लेकर आया जाए, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को भी लाया जाए और अंडर 19 जो लड़के मेच्योर होके ए टीम्स में खेल रहे हैं उनको भी साथ लेकर आना चाहिए। और एक पाथवे जो बना हुआ है बड़ा अच्छा, उसको कैरी ऑन करना है। वो बड़ा सिंपल सा है कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर आपकी ए टीम में आता है, ए टीम में वो जाके इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन करता है, इंग्लैंड ए, साउथ अफ्रीका ए, ऑस्ट्रेलिया है, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट मिलता है वहां पर, और वो जो गैप है वो वहां पर कवर होता है। वहां पे जब वो परफॉर्म कंसिस्टेंट करेगा तो उसके बाद उसको वहां से हम पाकिस्तान टीम में लेकर आएंगे। अनलेस एंड अनटिल उस वक्त तक वो जो लड़के होते हैं पाकिस्तान टीम और डोमेस्टिक टीम के, उनको ए टीम्स में खिलाएं। हमारी डेवलपमेंट उस प्रोसेस में हुई थी। हमारे 10 साल जो हैं वो इस
इस एरा में गुजरे जहां ए टीम्स के बहुत टूर थे, एक से आ रहे हैं, एक से जा रहे हैं, वही सारे लड़के आए और निकल के, वही बैक जो में national लड़के team तो थे। में वो है खेले मिसबा की एग्जांपल मैंने जी, आपको दी कि वो बिल्कुल, 35-36 की एज में तो ए टीम के कैप्टन बने थे, और उसके बाद फिर उन्होंने टीम में एक और कमबैक किया है। तो जो हमारी पीछे हिस्ट्री है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो वर्ल्ड क्रिकेट को हम देखते हैं ना, कि जो लेगेसी कोई लेजेंड्स छोड़ के जाते हैं, अगले वालों को उससे आगे क्रिकेट लेके जानी होती है, या उससे आगे उस स्पोर्ट्स को लेके जाना होता है। हमारे लेजेंड्स जो लेगेसीज पीछे छोड़ के गए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे बाद के या एरा के लड़के उस लेगेसी को लेके नहीं गए। आप पड़ोसी मुल्क में देख लें इंडिया को, कि तेंदुलकर जो लेगेसी छोड़ के गए, उससे पहले उन्होंने गावस्कर की लेगेसी को फॉलो किया। तेंदुलकर के साथ साथ द्रविड़ और ये गांगुली और इनका एरा चलता रहा। ये एक लेगेसी छोड़ के गए, तो आपके साथ ये कोहली और ये रोहित की लेगेसी चल रही थी। वो अब जा रहे हैं, तो आपके पास अगले शुभमन और इनके सिस्टम रेडी है, वो बैठे तो हैं। इसी तरह आप सारे मुल्कों की टीमें उठा लें, इंग्लैंड में नजर आएगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा आपको, न्यूजीलैंड में नजर आएगा। हम ही क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? हम इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ना ये प्लेयर बनने देते हैं, ना ये अपनी पॉलिटिक्स खत्म करते हैं। जब इनका प्लेयर पावर आ जाता है तो ये मेक श्योर करते हैं कि हम ही खेलें। मैंने आपको साहबजादा फरहान की मिसाल दी, वो बेचारा रन कर करके पाकिस्तान टीम में आ ही नहीं रहा था, बैठ रहा था, प्लेइंग में होता है। जहां उनको हटाया जो इनको रोक रहे थे, ये आगे खेला, नजर आ गया और पता चल गया आपको कि जी क्यों उसको नहीं खिलाया जा रहा था। तो ये हमारी क्रिकेट का अलमिया है। इसको कौन हल करेगा? वही बंदा जो मैंने आपको भी पहले बोला कि एक बंदा आपको लगाना है जो ये कोर डिसीजंस में सबको पूछे और रेप्रिमांड करे कि भाई ये सब चीजें सही क्यों नहीं हो रही। एक और काम करना पड़ेगा, जो डोमेस्टिक सीरीज होगी उसमें पिच कैसी बनाए वो, स्पिन फ्रेंडली या फास्ट बॉलर, या दोनों को सपोर्ट करे। देखें, जो कि आप अपने फास्ट बॉलर तो तबाह कर रहे हैं, ये स्पिन फ्रेंडली बना के एक फास्ट बॉलर खिलाते हैं, उससे भी 7 ओवर कराते हैं एक इनिंग में, तो आपके फास्ट बॉलर जितने भी हैं उनकी मोटिवेशन तो खत्म हो गई, फिर तो सारे स्पिनर ही निकल कर आएंगे। और बाहर जाके जो प्लेन विकेट्स हैं उन पे पटाखा विकेट्स पे जाके तो उनकी मौत है स्पिनर की। देखें, आप हिस्ट्री में और फिर पीछे जाएं वापस, हम होम सीरीज में खेलते थे, हमारे फास्ट बॉलर भी आउट करते थे, हमारे स्पिनर भी आउट करते थे, और हमारे बैट्समैन भी 150-150, 200 रनों की इनिंग खेल रहे होते थे। इन्हीं पिचों पे, इसी मट्टी पे ही है ना। अभी ये कोई मट्टी इंपोर्ट तो नहीं होगी कहीं और से डाल दिया, हमारे की थी बीच में, वो तो पता नहीं कोई साइड पे बनाए थे, लेकिन उसका कुछ नहीं पता। बट जो हमारे कोर सॉइल है, वो कोर सॉइल में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। मसला आ रहा है फिर वहीं पर जो मैंने आपको माइंडसेट का बोला था। अगर कोच का, बॉलिंग कोच का, हेड कोच का, कप्तान का माइंडसेट ही यही है कि चौथे ओवर से स्पिनर को लगा देना है, तो आपका फास्ट बॉलर तो बेचारा वैसे ही बैठ जाएगा ना। अगर फास्ट बॉलिंग कोच और हेड कोच मिलके प्लान बनाए, जो हमने साउथ अफ्रीकन सीरीज में देखा कि सीरीज में हमारे अगेंस्ट आपने देखा होगा, रबाडा ने आके एक स्पेल किया लंबा, उसने पूरे जोर से जान लगा के एक स्पेल किया इतने लंबे ओवर्स का। उसने आपको बता दिया कि भाईजान इस विकेट के ऊपर भी अगर फास्ट बॉलर जान से करेगा तो उसको रिवर्स में मिलेगी। अब माइंडसेट की बात वापस आ गई कि हमारा ड्रेसिंग रूम में जो मैनेजमेंट बैठी है, उसी का माइंडसेट जब स्पिनरों को करने का है, तो फिर फास्ट बॉलर बेचारे क्या करेंगे? वो यही करेंगे जो उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, वो वही करेंगे ना। एक बॉलर, वैसी फास्ट बॉलर बैटिंग विकेट, स्पिन विकेट देख के अपनी जान बचा रहा होता है, बोलते हैं यार मुझे बॉलिंग ही ना करनी पड़े, और उसको सपोर्टिंग रोल पीछे से भी अगर यही मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे? सेकंड टेस्ट मैच 50 रन की लीड से अगर लीड ले ली तो मैच जीत जाएंगे। आप देख लें रिजल्ट आपके कप्तान का आपके सामने। मैं तो हालांकि शान बड़ा अच्छा लड़का है, मैं उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर जो है हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जहाँ गलत होता है वहां पर आपको बताना पड़ता है। आई थिंक कप्तानी में वो बड़ी मिस्टेक्स कर रहा है, और उसकी जो मिस्टेक्स की जो मुझे रीजन नजर आ रही है वो ये आ रही है कि ही इज टू डिपेंडिंग ऑन द कोचेस। वो तो रखा हुआ ऐसे है ना आपके कप्तान को कि अगर वो उसकी नहीं मानेगा तो वो ही विल बी रिमूव्ड एट एनी टाइम। सो ही नीड्स टू टेक चार्ज। या तो वो चार्ज ले ले या अपने आप को गंदा कर ले। उसके बाद 2 ऑप्शन है। किसी ने ये नहीं कहा हुआ कि कप्तान अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। हर कोच, मैं खुद कोच हूँ, हेड कोच, मैं खुद चाहता हूँ कि कप्तान अंदर डिसीजन ले। जब तक वो खुद डिसीजन नहीं लेगा, गलतियां नहीं करेगा, वो सीखेगा नहीं। हमारी अगर हम हर चीज स्पून फीड अगर कप्तान को देने की कोशिश करेंगे तो बाहर से बैठ के खेलना बहुत आसान है, अंदर जाके खेलना बहुत मुश्किल है। तो मेरा हमेशा से ये सवाल होता है कि कप्तान अंदर जाके खुद कप्तानी करे। जो अच्छा नीला काला पीला उसको करना है वो खुद करे, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बैठा हो तो वो XYZ के ऊपर ब्लेम ना डाल रहा हो कि जी मैंने ये काम किया था, हमारा ये प्लान था, मैंने ये काम किया था, हमारा ये प्लान था। हमारा ये प्लान क्यों था? भाई आपका क्या प्लान था? आपको तो कप्तान बनाया है,
हमारों को कप्तान थोड़ी बनाया है। मकसद कहने का ये है कि आपको चार्ज लेना पड़ेगा। अगर आप एज अ कैप्टन चार्ज नहीं लेंगे, यू आर नॉट बिल्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट। यू हैव टू बिल्ड पाकिस्तान क्रिकेट। एट टाइम्स अच्छा कप्तान जो होता है ना, वो कोच को भी सजेस्ट करता है कि आई थिंक हम ये वाले प्लान से चलते हैं, आई थिंक हम ये ट्राई करके देखते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे कप्तान या हमारे लड़के ये? क्योंकि कोचों को भी पता है कि वो हमारे पे डिपेंडेंट है। और फिर कोच भी माशाल्लाह जो माइंडसेट है हमारे कोचेस का, खास तौर से अजहर महमूद का, आपके सामने मौजूद है कि वो, मैं सरप्राइज हूँ कि वो कोचिंग भी कैसे कर रहा है इस पाकिस्तान टीम की। अब ये जो कप्तान ओडीआई का बनाया है, ये आपके ख्याल में सही है? देखिए, शाहीन अफरीदी आज से 6-7 साल पहले की बात है। आप अगर क्रिकेट को उस वक्त फॉलो कर रहे हो, आपको याद होगा लोगों ने मीडिया में ये बात हाईलाइट की थी कि एक टाइम आएगा पाकिस्तान के 3 फॉर्मेट्स के 3 कप्तान होंगे। ये आज से 5-6 साल पहले बात मीडिया में सर्कुलेट होना शुरू हो गई थी। तज्जिया निगार भी यही बात कर रहे थे। इंटरनेशनल भी होता है, इंटरनेशनली भी यही हो रहा टीमें भी डिफरेंट होती है। और हमें लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मुश्किल काम होगा कि 3 कप्तान बनाने का मतलब है कि आपने 3 ग्रुप, डिफरेंट लॉबीज बना दी हैं आपने क्रिकेट। वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अलग तबाही का डिजास्टर है। अब जिस डायनामिक्स में हमारी क्रिकेट चलते यहाँ आ गई है, तो हम तो तबाही की डायरेक्शन में ही आ रहे हैं ना, नीचे से नीचे ही जा रहे हैं। और उस पर ये वाला नया डिसीजन भी आ गया कि जी 3 नए कप्तान है। इसका रिजल्ट आने के बाद अब पता चलेगा कि जी ये डिसीजन ठीक है या ये डिसीजन गलत है। क्योंकि हम इस वक्त कहीं स्टैंड नहीं कर रहे कि आप या मैं ये बोल सकें कि जी ये सही है या ये गलत है। तो ये तो अंधेरे में तीर है, बस अंधेरे में तीर है, एग्जैक्टली ये अंधेरे में तीर है। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सक्सेसफुल हो गया तो आपके 3 कप्तान चलते रहेंगे, वरना अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपके 3-4 ग्रुप्स जो है ना, वो आपके सारे फॉर्मेट्स का जो है ना वो प्रॉब्लम खड़ी। एक टेढ़ा सवाल है, अगर जो फ्रेंचाइज होती है, स्पेशली मैं पीएसएल की बात कर रहा हूँ, इसमें से गैम्बलिंग और बैटिंग खत्म हो जाती है, तो ये सरवाइव करेगी? देखिए, अभी तक तो कोई ऑफिशियली तौर पे प्रूव ही नहीं हुआ है ना। अब तो फैंसी फिक्सिंग होती है, वो तो पता ही नहीं लगता, उसको कोई पकड़ ही नहीं पाता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और क्या। गैम्बलिंग तो एक ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया के अंदर हर जगह मौजूद है। इसके ऊपर सवाल और बात तब होती है जब कोई उसके अंदर पकड़ा जाता है कि जी यहाँ पर ये काम हुआ है और यहाँ पर ये एक बड़ा मसला है। अब हम जब हमारी लीग की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीएसएल अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। अनलेस एंड अनटिल कुछ सालों पहले कुछ प्लेयर्स का इशू हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और एक्सपोज हो गया, सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है। एग्जैक्टली। तो वो जब एक चीज हुई, उसके बाद जो कोर इश्यूज थे वो हमारे यहाँ अच्छे तरीके से हैंडल किए गए, और तब से लेके अब तक आप देख लें कि हमारे यहाँ कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। बट जो आपका सवाल है कि ये जो लीग्स हैं इनके अंदर गैम्बलिंग, ये पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। अब ये ऑफिशियल है, ESPN क्रिकेट की वेबसाइट पे है, जो उस पे सारे दे रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है उसमें। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर काफी इसके ऊपर अभी खबरें चल रही हैं कि इसको देखा जाएगा। और मैं हमेशा से कहता हूं कि जी जो गैम्बलिंग है, इसको स्पोर्ट्स से बिल्कुल दूर होना चाहिए। हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लड़कों के माइंडसेट ऑलरेडी ही उस माइंडसेट के अंदर इस मुल्क में है कि जहाँ माशी मसाइल हैं, तो वहाँ ऐसी चकाचौंध अगर नजर आएगी तो कौन सा लड़का जो है वो अपना करियर खराब। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो आपको पता होगा, कौन से कंट्री के सबसे ज्यादा प्लेयर मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं? कौन सी कंट्री के? इसके ऊपर तो मैंने कोई रिसर्च नहीं की, आप बताएं मुझे। ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा। और इंग्लैंड के। अच्छा। यस, मैं अगला प्रोग्राम करूंगा, और जिनके साथ प्रोग्राम करूंगा वो अभी नहीं बता रहा, मैंने अच्छी खासी रिसर्च की हुई है और उन्होंने भी बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है, और वो उसके ऊपर बुक भी लिख रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, मैं समझ गया। फॉर्मर कैप्टन की बात कर रहे हैं आप। बस वो मैं अभी नाम नहीं लूंगा आपसे। उन्होंने तो लिख दी है, फॉर्मर कैप्टन ने तो लिख दी है। उसके अलावा उन्होंने उसके अंदर वो शामिल चीजें नहीं की जो हम शामिल करेंगे। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके बारे में अभी जब उन्होंने रिसेंटली ये बात दोबारा से उछाली जी, तो मीडिया में काफ़ी लोगों ने उनसे ये कहा और शिकवा भी किया कि ये काम तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, जिस वक्त आपने ये चीज़ का शोर उठाया था। अब तो लोगों ने कहा है कि अब क्या फ़ायदा, चिड़िया चुग गई। अब तो मेरे ख्याल में ये कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेरे ख्याल में मुज़ाहिका खेज़ वाली चीज़ भी हुई, और दूसरा कि अपनी ही जो क्रिकेट है उसको और गंदा करने वाली बात है, क्योंकि आई थिंक उनके जो टारगेट्स थे वो सब आज मजे कर रहे हैं। वो कहते हैं अपने ही नशे मन गिराते हैं बिजलियां, उसमें सिर्फ अपने नाम ही आएंगे
और अपने ही बदनाम होंगे, वो भी जो गुजर चुके हैं उनके बेचारे। किसी एक साथी ने मेरे ख्याल में उनको सदमा दे दिया किसी और साथी के साथ जुड़ के, जिसका उनका जो है ना वो शायद उनको तकलीफ अब आके उठी होगी। बहुत देर कर दी मेहरबान, बहुत देर कर दी मेहमान आते आते, ये काम तुमको बहुत पहले कर देना चाहिए था। यानी मैं ये समझता हूँ कि आप में नेगेटिविटी इतनी है कि अभी भी नेगेटिविटी का ही प्रचार किया। कोई पॉजिटिव बुक ही लिख देते हैं कि जिससे जो हाईलाइट होते हैं, स्टार्स हाईलाइट होते हैं, नाम, टेक्निक्स और कोई ऐसी चीज बना देते हैं। नेगेटिविटी हाईलाइट होती है जी। आजकल पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसके ऊपर आप देख लें TRPs मिलती है चैनल्स को सारे उसमें। जब तक मसाला कुछ नहीं होगा तो उस वक्त तक टेम्परेरी होता है ना साहब, टेम्परेरी आया बिका 1 महीने उसके बाद गायब। लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है वो लॉन्ग टर्म चलती है, रन्स टिल एजेस, बिल्कुल उसमें जनरेशंस पूरा उनको फायदा होता है। देखें जो ऑटोबायोग्राफीज हैं जी, जो लोग की आप पढ़े हैं, आज भी पढ़ते हैं, आज भी लोग पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर बड़ी जबरदस्त चीजें लिखी होती हैं। और फिर बुक्स कुछ कंट्रोवर्शियल बुक्स होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, वो फिर उनकी कुछ चंद पॉइंट ही रह जाते हैं, लेकिन उनकी चीजों को कोई याद नहीं रखता। बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा विच इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैंस के लिए और व्यूअर्स के लिए, कि जब आपने उस जमाने में भी क्रिकेट खेली है जब वो बॉल बनाया करते थे, रिवर्स स्विंग होती थी, अच्छा खासा इन स्विंग होती थी, और हर तरह से बॉल अपनी अदाएं दिखाया करती थी। तो आपको उसमें कितनी डिफिकल्टी होती थी उस जमाने में खेलने में, या अब इजी है खेलना? हमें तो उस वक्त सबसे आसान लगता था रिवर्स स्विंग को खेलना। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ये कन्वेंशनल है, यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट में रिवर्स स्विंग जिसको कहते हैं वो हमारे यहाँ आम सिखाया जाता है कराने के लिए। यानी कि जो कहते हैं ना शाइन अंदर रखेंगे आप तो ये बॉल इन स्विंग होगी, शाइन को आप बाहर रखेंगे तो ये आउट स्विंग होगी। ये रिवर्स स्विंग में ये नॉर्मली होता है, बट हमारे यहाँ कल्चरली जो है ना वो ये चीज़ हमारे यहाँ प्लेयर नॉर्मली करते हैं। तो हमने जब क्रिकेट खेलनी सीखी तो हमें पता ही नहीं था कि जो हम सीख के खेल रहे हैं शाइन को देख के इसको रिवर्स स्विंग बोलते हैं, हमें नहीं पता था। ये तो जब हम बड़ों में आगे खेले और जब ये सब चीजें देखी इंटरनेशनल क्रिकेट में तो पता चला यार ये तो इसको रिवर्स स्विंग कह रहे हैं। तो मेरा उससे सवाल था कि यार अगर ये रिवर्स स्विंग है तो फिर नॉर्मल वाली स्विंग कौन सी है? वो कह रहे हैं कि यार जब आप शाइन बाहर रखेंगे ना तो वो अंदर आएगी, वो नॉर्मल है, और शाइन अंदर रखेंगे वो बाहर जाएगी तो वो नॉर्मल है। तो मैं तो सर पकड़ रहा था कि यार ये बहरहाल फास्ट बॉलिंग आज भी वही है, बस रिस्क के एक्शंस और बाकी सारी चीजें जो है थोड़ी सी टेक्निक रिवर्स स्विंग देखें आर्ट है। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा रिवर्स स्विंग करना एक आर्ट है, और रिवर्स स्विंग क्रिकेट के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। जितनी बैट्समैनों को आजकल एडवांटेजेस मिली हैं शॉट्स खेलने की, रन्स बनाने की, बॉलर्स के लिए मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि आईसीसी आजकल एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है जो पिच के साथ एक एडिशनल लेग साइड पे एक छोटा सा बॉक्स बनाया है अभी रिसेंटली, जिसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वो सिर्फ लेग साइड की वाइड को खत्म करने के लिए हो रहा है। वो इसकी रीजन ये है कि टू मच ऑफ बैट्समैन को जो है फेवर मिलती है, तो इसीलिए एग्जैक्ट, तो इसीलिए रिवर्स स्विंग में हमेशा कहता हूं कि जरा थोड़ा रिवर्स स्विंग को होना चाहिए। उससे क्या है बैट एंड बॉल का जो एक मुकाबला है वो उसमें मजा आता है देखने। कुछ दिन के बाद एट पार आ जाएगा ये वसीम ये वाला रूल इन्फोर्स कर देती है आईसीसी। तो जी मुझे आपकी बात से वसीम भाई का एक वीडियो क्लिप याद आ रहा था, वो अभी कहीं बैठे हुए भी अक्सर बात कर चुके हैं। कहते हैं यार जब हम लोग ये बॉल करते थे ना तो ये गोरे बोलते थे कि ये रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, अब जब इन्होंने खुद सीख ली और अब ये खुद करने लगे तो अब बोलते हैं कि रिवर्स स्विंग है। तो वो मुझे इतनी सबको ही हंसी आई थी कि उन्होंने इतनी बड़ी मजे की फनी बात की, बट उन्होंने बड़ी मतलब बड़ी जेन्युइन बात की कि भाई ये एक आर्ट है। अगर आपको आर्ट आता है सीखना तो आप सीख के करें, एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट यू। बट अगर नहीं आता तो आप किसी को पिन पॉइंट थोड़ी कर सकते हैं कि यार हमें नहीं आता तो आप कर रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन मुझे एक चीज पता है आपके बारे में कि आपको नेशनल स्टेडियम की विकेट बहुत पसंद थी। आपके वहां बड़े रिकॉर्ड्स हैं और बड़ी एवरेजेस हैं जी। हमारे खिलाफ भी आपने 100 किया था आपने आते ही याद कराया याद कराया था, और हमारी टीम से जब खेले थे तो आपने 100 नहीं किया था। जो स्कोर किया था वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, नहीं बताएं। तो और मुझे यहाँ तक पता है कि आप अपने प्लेयर्स से जो आपके फ्रेंड्स होते थे उनसे कह के जाते थे कि मैं यहाँ 100 करके आऊँ बिल्कुल मैच से पहले। ये बहुत बड़ी बात होती है कि चाहे बॉलर हो कहे ओवर से पहले कि ये मैं आउट करूंगा। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ होता था जो कह के करता था, और बैट्समैन बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो अच्छे लेवल के हो कि वो कह के जाएं कि मैं 100 करके आऊंगा और 100 करके आते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या पैगाम देंगे?
वो आप बता दें प्लीज। सबसे पहले तो थैंक यू अगेन, आपने Welcome इनवाइट किया, बड़ा always, मज़ा yes, आया sir. आपके साथ Yes, क्रिकेट की same is डिस्कशन here, करके। जी। और ऑब्वियसली जब पॉजिटिव क्रिकेट के ऊपर बात होती है, क्रिकेट की नो हाउ के ऊपर जब बात होती है तो बात करने में भी मज़ा आता है। आपके व्यूअर्स के लिए मेरा यही कहना है कि जी ज़रूर आपका पॉडकास्ट देखें, बड़ा ज़बरदस्त आपका पॉडकास्ट है और क्रिकेट की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं यहाँ पर होती हैं और यहाँ बड़े क्रिकेटर्स आते भी रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो ज़रूर आपके चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप क्रिकेट के ऊपर जो है ना यहाँ पर एक लोगों को व्यूज़ बताएं कि जी ये क्रिकेट को हमारी जो है वो कहाँ पर होना चाहिए और हम कहाँ खड़े हैं, ये रियलिटी बताना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। 23 साल के बाद हमारी फैसल इकबाल के साथ मुलाकात हुई और लास्ट मुलाकात हमारी ग्राउंड में हुई थी। उस वक्त यंग क्रिकेटर था और आज माशाल्लाह बहुत ही मैच्योर्ड और क्रिकेट की बेइंतहा समझ के साथ और उनके सारे सॉल्यूशन के साथ आज हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी, इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।